ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कल के लेक्चर का, प्रीवियस लेक्चर का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें। जी हामिद, क्या क्वेश्चन है? सर जी। जी वालेकुम। सर जी, ये जो इनवेलेबल रिलेशनशिप है ना, स्टार्ट में लिखा हुआ है कि एट ऑल प्लान्ड आउटपुट लेवल शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल हम्म। लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट बट ऑल अदर लेवल ऑफ आउटपुट शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट इज हायर देन लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट। सर ये अदर कौन से हैं और ये हायर ये और इक्वल कौन से जो कह रहे थे ये? जो पॉइंट हमने मेंशन किए हैं Q1, Q2, Q3, ये सारे के सारे प्लान्ड आउटपुट लेवल्स हैं। यानी कि अगर फर्म प्लान्ड या सजेस्टेड आउटपुट लेवल्स के मुताबिक प्रोडक्शन लेगी तो फिर फर्म की शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट इक्वल होंगी, या आप कह लें फर्म मोस्ट एफिशिएंट रहेगी शॉर्ट रन के लिहाज से भी और लॉन्ग रन के लिहाज से भी। यानी उसका हर प्लांट भी एफिशिएंट होगा और लॉन्ग रन के लिहाज से भी वो ओवरऑल भी जितनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती है उस लेवल पे होगी। लेकिन अगर वो शॉर्ट रन में किसी भी इस आउटपुट के अलावा, यानी Q1 और Q2 के दरमियान वो कहीं आउटपुट लेना शुरू कर देती है फर्म या प्रोड्यूसर, तो फिर उसकी शॉर्ट रन कॉस्ट ज्यादा होगी, लॉन्ग रन कम होगी। यानी कोई ना कोई प्लांट उसका इनएफिशिएंटली चल रहा होगा और लॉन्ग रन में वो इसको मजीद बेहतर करने की सलाहियत रखता होगा, लेकिन करंटली वो फिलहाल जो है वो इनएफिशिएंट होगा। सर जी, ये जो एफिशिएंट होंगे Q3 तक ही होंगे ना? नहीं नहीं, वो लॉन्ग रन के लिहाज से है, क्योंकि लॉन्ग रन लाइन जो है वो Q3 तक डिक्लाइन करती है। अदरवाइज जो जी। इस Q3 से आगे Q4 या Q5 है, वो भी रिकमेंडेशन के लिहाज से तो लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट उसी पे आएगी ना। यानी अगर आउटपुट लेवल वो इंक्रीज भी करना चाहते हैं, चौथे पांचवें प्लांट पे भी जाना चाहते हैं, तो वो भी उनका लोएस्ट कोई ना कोई कॉस्ट का लेवल तो होगा, तो वो रिकमेंड कर दिया गया है। वैसे अगर जी। जनरली आप कहें कि इन पांचों में से मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट लॉन्ग रन में कौन सा है, तो वो Q3 है। कंपैरेटिवली Q1 और Q2 भी उतने एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उनमें एवरेज कॉस्ट स्लाइटली हायर है, और जो Q4 और 5 हैं वो भी उतने एफिशिएंट नहीं है। लेकिन कम से कम किसी भी इन पांचों में से किसी भी लेवल पे फर्म आउटपुट ले रही है अगर, तो वो अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से मोस्ट एफिशिएंट जो पॉसिबली हो सकता है वो अचीव कर रही जी सर, थैंक यू सर। है। ओके जी उस्मान, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? तो एक सेकंड, एक सेकंड। अस्सलाम जी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज फ्लैटर देन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, तो सर जी ये बता दें। देखिए, दोनों कॉस्ट कर्व्स को अगर आप कंपेयर करें तो शॉर्ट रन की कर्व्स थोड़ी सी स्टीपर हैं, यानी कि क्विकली डाउन आती हैं और क्विकली ही अप चली जाती हैं। और जो लॉन्ग रन की कॉस्ट कर्व्स है, कर्व हमने ड्रॉ की है, उसको अगर आप देखें तो वो स्लोली ही डाउनवर्ड आती है मिनिमम पॉइंट पे और फिर स्लोली ही अपवर्ड जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम आउटपुट के लिहाज से बिहेवियर कंपेयर करना चाहें तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व का बिहेवियर स्टीपर होता है। यानी थोड़ा सा साफ ज़ाहिर है, वो एक प्लांट की एक्सप्लेनेशन है ना, तो एक प्लांट की कैपेसिटी शायद हो सकता है मैक्सिमम कैपेसिटी हो 500 यूनिट की, तो वो इसी 500 यूनिट में ही उसकी एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करती है और फिर फॉरन राइज भी हो जाती है। लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि हम मैनी प्लांट्स कंसीडर कर रहे होते हैं, तो लॉन्ग रन में ओवरऑल कॉस्ट पे स्लो इम्पैक्ट आता है, तो फिर थोड़ी सी फ्लैटर कर्व बनती है एज कंपेयर टू दी शॉर्ट रन। जी एनी अदर क्वेश्चन बचे? कोई और क्वेश्चन, कोई और पॉइंट पूछना चाहते हो कल के लेक्चर का? जी 979। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अगर हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का हमें कहा जाए कि इसका जो ग्राफ है उसको समराइज करें तो हम हम्म। कैसे करेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। नंबर वन, तो हमने लॉन्ग रन बिहेवियर एक्सप्लेन करना है, उसमें तो ये एक बात तो यही है जो हमने ये अभी एक्सप्लेनेशन में की कि एज कंपेयर टू द शॉर्ट रन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो फ्लैटर होती है, विच मींस कि इट स्लोली डिक्रीजेज एंड स्लोली इंक्रीजेज। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हाउ वी ड्रॉ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो एक्चुअली ऑल द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स आर कंबाइनली
shows the long run average cost curve. तो हमें लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व मिलती कहाँ से है, इसको आप एक्सप्लेन कर दें। और तीसरे नंबर पे फिर जो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो फर्स्ट फेज है, या दूसरे लफ्जों में जहां तक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिक्लाइन कर रही है, दैट फेज इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज फर्म इज बिकमिंग मोर एंड मोर एफिशिएंट इन द लॉन्ग रन, और फर्म की लॉन्ग रन में ओवरऑल एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होती जा रही है। उसके फिर एक्सटर्नल फैक्टर सारे लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमने रीजंस कल किए हैं उनमें से एक आध का हिंट दे दें कि मे बी फर्म इज एडमिनिस्ट्रेटिवली बिकमिंग मोर एंड मोर एफिशिएंट, या ट्रेड एफिशिएंसीज की वजह से फर्म को ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, उनमें से कोई एक मेंशन कर दें। और दूसरी और चीज, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट से जब क्रॉस करती है तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी फर्म लॉन्ग रन में भी इनएफिशिएंट हो सकती है ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, के मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या कोई भी ग्रेटर लेवल पे जो इश्यूज आ सकते हैं लार्ज स्केल फर्म के लिए, उसकी वजह से फर्म जो है वो डिस इकोनॉमीज या इनएफिशिएंसीज की तरफ लॉन्ग रन में भी जा सकती है। जी। और सर ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, सर इसको भी समराइज कैसे करेंगे हम? ये तो अभी हमने करना है, लॉन्ग रन मार्जिनल तो अभी हमने कल स्किप कर दिया था, तो ये तो अभी हम करते हैं, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। देखिए एक सिंपल आइडिया अंडरस्टैंड कर लें जिससे आपको क्लैरिफिकेशन रहेगी कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में मेजर डिफरेंस क्या होता है। दो मेन बातें हैं। सिंपल इज दैट कि शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें फर्म प्लांट साइज इंक्रीज नहीं कर पाती, सिर्फ लेबर और रॉ मटेरियल की क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है ताकि आउटपुट लेवल कम ज्यादा किया जा सके। मार्केट में अचानक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है, तो फर्म्स अकॉर्डिंगली अपने आउटपुट लेवल इंक्रीज डिक्रीज करती रहती हैं कि हमने वीकली, मंथली या डेली कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। हाई डिमांड के टाइम पीरियड पे फर्म्स आउटपुट लेवल इंक्रीज कर लेती हैं, लो डिमांड पे डिक्रीज कर लेती हैं। तो शॉर्ट रन में तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि फर्म जो है वो लेबर या रॉ मटेरियल चेंज करती है और आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो परमानेंट फैक्टर है, पॉपुलेशन कंट्री की बढ़ गई है, किसी प्रोडक्ट की आहिस्ता आहिस्ता डिमांड वैसे ही बढ़ती जा रही है, वो किसी लोगों की प्रेफरेंस की वजह से, चॉइस की वजह से, या उसका अल्टरनेटिव मिलना बंद, कोई भी ऐसा फैक्टर है जो परमानेंट है, तो उसकी वजह से फिर फर्म में बी इट कंसिडर्स कि हम प्लांट साइज ही इंक्रीज कर लेते हैं। लेकिन ये फिर लॉन्ग रन में पॉसिबल होगा, यानी फर्म को कम से कम इतना टाइम मिल जाए कि फर्म जिस तरह का एक प्लांट लगाया हुआ है उसको एक्सटेंड कर ले या उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर ले। यानी लेट अज्यूम 50 मशीन्स लगी हुई हैं तो आप 10, 20, 25, 50 मशीन्स और लगा लें, प्लांट साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए साफ जाहिर है लॉन्ग रन रिक्वायर्ड है, शॉर्ट रन में ये काम मुमकिन नहीं है। तो एक तो डिफरेंस ये है। बेशक आप एवरेज कॉस्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, बेशक आप मार्जिनल कॉस्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, मेन कॉन्सेप्ट आपके माइंड में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का रहना चाहिए कि क्या फर्क क्या है दोनों में। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज जो है कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसकी मदद से ही हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करते हैं, जैसे कल हमने की थी। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट के लिए आमतौर पे शॉर्ट रन बिहेवियर्स को यूज नहीं किया जाता। वैसे टॉपिक के लिहाज से दोनों अप्रोचेस मौजूद हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक अप्रोच है जो जरा ज्यादा सिंपल अप्रोच है आप कह लें। तो उसके लिए पहले जरा वर्डिंग समझ लें, फिर इसका हम ग्राफ करते हैं। In the long run, all the factors of production are variable and so the marginal cost of production is flatter as compared to short run. ये बिल्कुल वही बात है जो अभी हमने एवरेज कॉस्ट के लिए की थी कि अगर हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन को कंपेयर करें तो शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट स्टीपर होती है, लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट फ्लैटर होती है। बिल्कुल उसी तरह से शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट स्टीपर होती है, लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली फ्लैटर होती है। ओके, और स्टीपर और फ्लैटर को हमने एक्सप्लेन कैसे किया, यानी कि शॉर्ट रन में क्विकली कॉस्ट डिक्लाइन करती है, क्विकली राइज कर जाती है दोबारा थोड़े से आउटपुट के चेंज की वजह से। लेकिन लॉन्ग रन में प्रोडक्शन के साथ साथ स्लोली जो है वो कॉस्ट चेंज होती है, दैट इज मीन फ्लैटर। ओके, इन अदर वर्ड्स दिस ट्रांसलेट या दिस मीन्स costing the firm less to increase a unit of output when all factors of production are flexible. अच्छा, इस स्टीपनेस और फ्लैटनेस का एक मतलब ये भी है
कि जब शॉर्ट रन में फर्म अपना आउटपुट लेवल इंक्रीज करती है कि थोड़ा सा आउटपुट इंक्रीज कर लिया जाए, तो फर्म की एडिशनल या मार्जिनल कॉस्ट क्विकली राइज करती है। लेकिन जब लॉन्ग रन में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमें नजर आएगा कि उसमें इतना क्विक चेंज नहीं आता। तो लॉन्ग रन में फर्म को ये फायदा मिल जाता है कि फर्म आउटपुट इंक्रीज करने में कामयाब हो जाती है विदाउट इंक्रीजिंग द मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट। यानी कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में कोई खास इजाफा नहीं होगा, लेकिन फर्म का आउटपुट लेवल बढ़ता चला जाएगा। शॉर्ट रन में तकरीबन ये नामुमकिन होता है या मुश्किल होता है कि आप अपना आउटपुट लेवल भी इंक्रीज करें, खास तौर पे जो आपका मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट होता है, आप आउटपुट लेवल उससे आगे ले जाएं और फर्म की मार्जिनल कॉस्ट में या एवरेज कॉस्ट में इजाफा भी ना हो। ये इम्पॉसिबल होता है शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि वो फ्लैटर कर्व है, तो आप इस फ्लैट पॉइंट के मिनिमम पॉइंट से आगे भी जा रहे हो तो आप देखें इतना स्लो इंक्रीज आता है मार्जिनल या एवरेज कॉस्ट में कि वो इंक्रीज फील नहीं होता प्रोड्यूसर को, यानी ज्यादा बॉदरिंग नहीं है कि एक प्रोडक्ट 15 रुपए की बन रही थी वो 15.2 पे आ गई है अब उसकी कॉस्ट, तो वो मार्जिनल या एवरेज कॉस्ट के लिहाज से कोई ऐसा बर्डन नहीं है फर्म के लिए। The slope of the long run total cost is long run marginal cost। अब हम ड्रॉ कैसे करते हैं? हम लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट की स्लोप की मदद से जो है वो कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। A steep slope indicate a higher marginal cost and a flat slope indicate a lower marginal cost। जहां पर टोटल कॉस्ट की स्लोप स्टीप होगी वहां पे कंपैरेटिवली मार्जिनल कॉस्ट हाई होगी, और जिस एरिया में टोटल कॉस्ट की स्लोप जो है वो फ्लैटर होगी वहां पे मार्जिनल कॉस्ट भी लेसर होगी। अब इसको जरा ग्राफिकली समझ लें। देखिए बिल्कुल पहला टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो हमने इस चैप्टर का पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 का, उसमें मैं एक सेकंड के लिए आपको हाईलाइट कर दूं, रिमाइंड करवा देता हूं। हमने 60 पे बिल्कुल हॉरिजेंटल फिक्स्ड कॉस्ट एक्सप्लेन की थी। 0 से हमने वेरिएबल कॉस्ट एक्सप्लेन की थी कि इसका पहला हिस्सा इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट होगा और दूसरा हिस्सा इसका इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट होगा, और फिर इन दोनों को जमा करके टोटल कॉस्ट बनती है। तो हमने इस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल जहां से फिक्स्ड कॉस्ट शुरू हो रही है, पॉइंट ए मैं लिख रहा हूं, इस पॉइंट से हमने लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एक्सप्लेन की और उसको कहा, सॉरी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, और हमने इसको कहा कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा होता है। अब ये जो टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, हम इसको हेल्प के लिए यूज कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ करने के लिए। ओके, अच्छा एक चीज, और दूसरी चीज फार्मूला की सेंस में भी याद रखें कि मार्जिनल कॉस्ट marginal cost is always equal to change in total cost divided by change in quantity। फार्मूला के लिहाज से हमने कहा है कि मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है बेसिकली, कि जब भी एक आउटपुट लेवल बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा। देखें जो हमने कॉलम्स बनाए थे, आउटपुट का कॉलम, फिर टोटल कॉस्ट का, और उसके साथ हमने मार्जिनल कॉस्ट एंड पे कैलकुलेट की थी। हमने कहा अगर 0 आउटपुट पे टोटल कॉस्ट 60,000 है, मार्जिनल तो फिलहाल हमने 0 कैलकुलेट की या कैलकुलेट ही नहीं की। 1 आउटपुट पे अगर टोटल कॉस्ट 80,000 पे जाती है तो इस आउटपुट के चेंज की वजह से, डेल्टा क्यू की वजह से चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है 20,000, तो हमने ये 20 लिख दिया मार्जिनल कॉस्ट में। और 2 आउटपुट लेवल पे अगर टोटल कॉस्ट 90 पे चली जाती है तो अब कितना चेंज आया है मजीद एडिशन की वजह से 10 चेंज आया है, तो इसको हमने मार्जिनल कॉस्ट कह दिया। तो सिंपल सेंस में जो हम रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट, इस साइड पे हम टोटल कॉस्ट ले रहे हैं और इस साइड पे हम क्वांटिटी या आउटपुट ले रहे हैं, तो बेसिकली स्लोप का फार्मूला तो वही है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिख लें आप, जो जनरल फार्मूला है मैथ का, या वाई एक्सिस पे क्योंकि हमारे पास कॉस्ट है तो इसको चेंज इन टोटल कॉस्ट लिख लें, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी या आउटपुट है तो इसको चेंज इन क्यू लिख लें। तो बेसिकली अगर हम टोटल कॉस्ट की स्लोप कैलकुलेट कर लें किसी भी पॉइंट पे, तो उस स्लोप को ही मार्जिनल कॉस्ट कहा जाएगा, जो हमने लास्ट सेंटेंस जो है वो हाईलाइट किया है। तो इन अदर वर्ड हम टोटल कॉस्ट की ईच पॉइंट पे स्लोप लेंगे। अच्छा, अब एक सेकंड के लिए दोबारा अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल मैं एक टोटल कॉस्ट की लाइन यहां पे ड्रॉ कर देता हूं।
और मैं कहता हूं कि टोटल कॉस्ट पे टोटल हम 4 या 5 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, फिर पॉइंट डी है और पॉइंट ई है फॉर एग्जांपल। इन 5 पॉइंट्स पे अगर हम स्लोप कैलकुलेट कर लें, मैथमेटिकली आप इस चीज को कह लें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, या इकोनॉमिक्स की जुबान में आप इसको कह लें चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अगर हम इन 5 पॉइंट्स पे स्लोप कैलकुलेट कर लें कि ए से बी तक क्या स्लोप है, बी से सी तक क्या है, सी से डी या डी से ई तक, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा, मसलन यहाँ पे हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है जी 15, फिर बी से सी हम कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ जाता है हमारे पास 10, सी से डी हमारे पास फिर 15 आ जाता है, डी से ई फॉर एग्जांपल 25 आ जाता है, आगे हमारे पास 40 आ जाता है, व्हाटएवर। तो जो भी हमारे पास स्लोप्स के आंसर आ रहे हैं वही पॉइंट हम मार्जिनल कॉस्ट के लिए यूज करेंगे। अब वन बाय वन जो है इसको अंडरस्टैंड करते जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जो है वो ड्रॉ की गई है, इस पे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट की। ये मैथमेटिकली आपको शो करना जरूरी नहीं होता कि आप टेबल या कॉलम बना के शो भी करें कि स्लोप क्या है, सिर्फ हम उसको लिंक कर देते हैं ग्राफिकली। तो आप टोटल कॉस्ट का वो ऊपर ड्रॉ करेंगे, वहां से डॉटेड लाइन नीचे ले आए, यानी कि अगर आप वाई एक्सिस पे ये क्वांटिटीज ना भी लिखें तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो सिर्फ इसलिए शो कर दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने टेबल कैलकुलेट किया हुआ है, बुक में है, तो हम उसी की हेल्प से शो कर देते हैं। अदरवाइज स्पेसिफिकली इस टॉपिक के लिए लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के लिए आपको क्वांटिटीज लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इन तमाम पॉइंट्स पे जो हम स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं, दैट स्लोप इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारी इस पॉइंट पे स्लोप आती है 20, तो हम मार्जिनल कॉस्ट का पहला पॉइंट 20 के सामने लगा लेते हैं। इस पॉइंट पे हमारी स्लोप कैलकुलेट होती है 15, तो हम मार्जिनल कॉस्ट 15 पे लगा लेते हैं। इस पॉइंट पर भी स्लोप 15 है, तो मार्जिनल कॉस्ट तीसरे आउटपुट लेवल पे अगेन 15। देन हमारे पास फॉर एग्जांपल मार्जिनल कॉस्ट 25 आ जाती है, तो हम 25 पे ये है डॉट लगा लेते हैं। फिर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट फॉर एग्जांपल 40, 50 व्हाटएवर जो भी 60 आ जाती है, हम वहां पॉइंट लगा लेते हैं। और लास्ट वन हमारे पास 105 आ जाती है, तो हम यहाँ डॉट लगा लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट की जो स्लोप्स हैं उन्हीं से हम डॉट्स लगाते हैं, और इन डॉट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में सिंपली वी यूज टू वर्डिंग्स के नंबर वन, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट विल बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, एंड हाउ वी ड्राइव या हाउ वी लिंक these two, के on each point of long run total cost the slope of the total cost shows या represents the marginal cost of the firm। तो हम ईच पॉइंट पे, यानी कि हर आउटपुट लेवल चेंज होने से, अगर फर्म 1 से 2 आउटपुट पे जाती है तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज है, जब आउटपुट लेवल 2 से 3 पर डे पे जाती है तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज है, और आउटपुट लेवल 3 से 4 पे जाती है तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज है। तो यानी फर्म अगर अपना आउटपुट लेवल चेंज करती जा रही है, आउटपुट लेवल इंक्रीज करती जा रही है, तो ऑन ईच एडिशनल आउटपुट लेवल पे फर्म की टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंपली मार्जिनल कॉस्ट। और जो एवरेज कॉस्ट की लाइन है ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए इसमें हमने ड्रॉ की हुई है, ये एक्सप्लेनेशन में इस ग्राफ में यूज नहीं होगी। ओके, ये तो थी एक्सप्लेनेशन कि व्हाट इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, हाउ वी ड्रॉ, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, या लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लॉज ऑफ रिटर्न या लॉज ऑफ कॉस्ट। ओके जी अजीम, क्या क्वेश्चन है अभी आपका? वालेकुम सलाम। तो आपने पूरी थ्योरी एक दफा कराई थी, एक दफा रिपीट करते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जो आपने पहले थ्योरी नहीं करवाई वो एक दफा रिपीट करते हैं, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन। थ्योरी कौन सी? ये सर जी मार्जिनल कॉस्ट की अभी शुरू में बच्चे सिंपली ये जो दो बातें एंड पे हमने डिस्कस की हैं दोनों के ग्राफ को लिंक करने के लिए, बिल्कुल वही बात है कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की जो स्लोप है ऑन ईच पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो उसको हम टोटल कॉस्ट की जो कंसेप्ट है वहां से लेते हैं। और दूसरी चीज हमने कहा कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली फ्लैटर होगी एज कंपेयर टू दी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। जी हामिद, आपका क्या क्वेश्चन है?
सर जी लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट का सर ये बेसिक पर्पस नहीं समझ आया सर, हम ये किस लिए यूज करते हैं? देखें, मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल पर्पस समझ रहे, शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो। मार्जिनल कॉस्ट का सिर्फ एक ही पर्पस है कि प्रोड्यूसर ये देखना चाहता है कि मैं अगर अपना मंथली या वीकली आउटपुट लेवल इंक्रीज कर लूं। आप प्रोड्यूसर हैं, आप फैक्ट्री में हर महीने 5,000 मीटर कपड़ा बनाते हैं। अब मार्केट में डिमांड बढ़ने जा रही है, आप चाहते हैं मैं हर महीने 6,000 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस करूं। तो मार्जिनल कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर मैं 6,000 मीटर पर मंथ की प्रोडक्शन पे चला जाऊं तो मेरी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा। यानी 5,000 मीटर पे शायद आपकी माहाना कॉस्ट हो फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए। जब आप 6,000 मीटर पर मंथ पे जाएंगे तो शायद आपकी माहाना कॉस्ट जो है वो 5,80,000 पे चली जाए। साफ जाहिर है आउटपुट बढ़ाना है आपने तो टोटल कॉस्ट तो बढ़नी है। तो आप देखना चाहते हैं कि जो मैं एडिशनल 1,000 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस करूंगा उस पे मेरी टोटल कॉस्ट में कितना इजाफा होगा। मार्जिनल कॉस्ट का पर्पस यही है। फार्मूला देखा करें ना, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। जब मैं आउटपुट लेवल इंक्रीज करूंगा तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा। अब शॉर्ट रन हो तो मतलब ये है कि फर्म या प्रोड्यूसर एक ही प्लांट पे कंसीडर कर रहा है कि फैक्ट्री का साइज यही रहेगा, हम लेबर बढ़ा लेंगे, रॉ मटेरियल बढ़ा लेंगे तो मेरी टोटल कॉस्ट कहां पे जाएगी। लॉन्ग रन हो तो हम ये देखेंगे कि फर्म या प्रोड्यूसर ये कंसीडर कर रहा है कि मैं अगर अपना प्लांट साइज इंक्रीज कर लूं तो मेरी टोटल कॉस्ट में कितना इजाफा होगा। हो सकता है कि आप मौजूदा प्लांट पे अगर आउटपुट लेवल इंक्रीज करते हैं तो आपकी कॉस्ट 5 लाख से इंक्रीज होकर 6 लाख पे जा रही हो, और अगर आप प्लांट साइज इंक्रीज कर लें तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 5 लाख से इंक्रीज होके 5,80,000 पे जा रही हो। तो यानी नजर ये आ रहा है कि फर्म लॉन्ग रन के लिहाज से मोर एफिशिएंट हो सकती है, या फर्म को नया प्लांट इंस्टॉल करना ज्यादा फायदा दे सकता है। आउटपुट तो दोनों सूरतों में 6,000 मीटर पर ही जाना है, लेकिन शॉर्ट रन में नजर आ रहा है कि शॉर्ट रन का प्लांट आहिस्ता आहिस्ता इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो हमें लॉन्ग रन कंसीडर करते हुए हमें न्यू प्लांट इंस्टॉल कर लेना चाहिए ताकि हम 6,000 मीटर कपड़ा 5,80,000 में ही प्रोड्यूस कर लें। हमारी कंपैरेटिवली टोटल कॉस्ट में चेंज कम आएगा। जी सर, जैसा कि हमने एक सेकेंड दोबारा बच्चे जरा रेज हैंड करें, आपका जो है ना वो यहाँ से नहीं है। ओके सर, जी जैसा कि पहले फार्मूला में हमने आपने ना जैसे कि हमें ये वैल्यूज निकाली थी 80 माइनस 60, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट 20 आ जाती थी। ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर सिर्फ फार्मूला में ऐड किया जाए तो ऊपर पहले वो डेल्टा टोटल कॉस्ट है, फिर डिवाइड करना है डेल्टा क्यू से। ये तो फिर वैल्यूज चेंज नहीं हो जाएंगी ऐसे बच्चे तो एक उसका ही आंसर? बात रहेगी। आप देखें ना आपकी फॉर एग्जांपल वहां पर तो हम कॉलम में तो हम सिंपली आंसर लिख देते हैं ना। आप कहते हैं जी जी आउटपुट लेवल 1 से 2 पे जा रहा है और कॉस्ट 80,000 से इंक्रीज होकर 90,000 पे जा रही है। तो इसको आप अगर कहेंगे चेंज इन टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी फॉर एग्जांपल 90 माइनस 80, और चेंज इन क्वांटिटी अगर आप लेंगे तो सिंपली 2 माइनस 1, तो फाइनली आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 1 या फाइनली 10 आ जाएगा। तो 10,000 10 ही आंसर आएगा ना, या 20 है तो वो 80 से 100 तक जा रहा होगा। वहां पर तो कॉलम में हम सिर्फ डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख देते हैं ना, कैलकुलेशन वहां भी इसी तरीके से हो रही है। जी सर। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ रिटर्न और लॉज ऑफ कॉस्ट। अच्छा देखें, यहां तक हम इन डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि मार्जिनल कॉस्ट किसी भी फर्म की जो है वो शुरू में डिक्लाइन करती है किसी ना किसी आउटपुट लेवल पे, 2 या 3 आउटपुट लेवल पे या 4 पे, हर फर्म का अपना स्ट्रक्चर है, डिक्लाइन करती है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट दोबारा राइज करना शुरू कर देती है। ये जो मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि मार्जिनल कॉस्ट जैसे जैसे फर्म अपना आउटपुट लेवल इंक्रीज करती है शॉर्ट रन में, तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करेगी और फिर फाइनली राइज करना शुरू कर देगी। मार्जिनल कॉस्ट के इस ट्रेंड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं, और वो 3 हिस्से बेसिकली 3 लॉज ऑफ रिटर्न कहलाते हैं। ओके, आउटपुट ऑफ ए फर्म कैन बी इंक्रीज्ड इन 2 वेज। अगेन सेम एग्जांपल, फर्ज करें आप प्रोड्यूसर हैं, आप फैक्ट्री में 5,000 मीटर कपड़ा मंथली प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब फर्म चाहती है कि हम आउटपुट 6,000 मीटर पर मंथ पे ले जाएं। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए आप 2 में से कोई एक काम कर सकते हैं। नंबर 1, बाय इंक्रीजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आप अपनी फैक्ट्री के तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल में इजाफा कर लें, मशीनों की तादाद भी बढ़ा लें, बिल्डिंग का साइज भी इंक्रीज कर लें, लेबर का भी। लेकिन ये तो सिर्फ लॉन्ग रन में पॉसिबल है।
तो अगर शॉर्ट रन है, कम टाइम पीरियड है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर। आम तौर पे प्रोड्यूसर जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेबर है, रॉ मटेरियल वगैरह है, इन वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल हम इसे कहते ही इसलिए हैं कि ये शॉर्ट रन में वेरी कर सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। कैपिटल या बिल्डिंग वगैरह को तो हमने कहा है वो तो लॉन्ग रन में इंक्रीज होता है बस, शॉर्ट रन में तो इतना क्विकली तो चेंज करना मुमकिन नहीं होता। तो शॉर्ट रन में फर्म अगर आउटपुट लेवल इंक्रीज करना चाहती है तो लेबर एंड रॉ मटेरियल को चेंज करके फर्म अपना आउटपुट लेवल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। तो अब इस शॉर्ट रन के लिहाज से हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं 3 हिस्सों में। लॉज ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोथ आर शॉर्ट रन एनालिसिस। ये एमसीक्यूज की सेंस में आपके माइंड में रहना चाहिए कि लॉज ऑफ रिटर्न भी शॉर्ट रन एनालिसिस है, यानी फर्म एक ही प्लांट पे जब आउटपुट का लेवल चेंज करती है तो उसकी कॉस्ट का स्ट्रक्चर और रिटर्न का, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी शॉर्ट रन का ही कॉन्सेप्ट है। इन इकोनॉमिक्स देयर आर 3 लॉज ऑफ रिटर्न। पहला हिस्सा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ये बेसिकली कौन सा हिस्सा है, इसको कॉस्ट की सेंस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट का वो हिस्सा जहां तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है। मसलन मैं जरा एग्जांपल चेंज कर लेता हूं, फर्ज करें एक फर्म है कि उसका 100 आउटपुट लेवल है, 200 आउटपुट लेवल है, 300 आउटपुट लेवल है, 400, 500, 600। अगर हम ग्राफ को फॉर एग्जांपल देखें तो इस ग्राफ के लिहाज से जो 300 आउटपुट लेवल पर मंथ है, इस आउटपुट लेवल तक फर्म की मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करेगी। यानी फर्म आउटपुट लेवल 100 से 200, 200 से 300 पे ले आए तो फर्म आहिस्ता आहिस्ता एफिशिएंट होती जा रही है। वजह स्टिल वही है जो हमने कहा था, एनर्जी एफिशिएंसी, कि फर्म प्लांट को बेहतर यूज करना शुरू हो गई है, उसकी वजह से एनर्जी कॉस्ट में फेवर मिलना शुरू हो गई है, या फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिवाइड होती जा रही है। तो ये 2 वजूहात हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्यों डिक्लाइन कर रही है। अब इस ग्राफ के मुताबिक फर्म का 300 का आउटपुट लेवल वो है जहां तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करेगी। तो रिटर्न के लिहाज से, आउटपुट के लिहाज से इस हिस्से को कहा जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या है कि फर्म लेबर और रॉ मटेरियल की तादाद में इजाफा करेगी। फॉर एग्जांपल एक लेबर इंक्रीज कर देती है, रॉ मटेरियल इंक्रीज कर देती है, आउटपुट में इजाफा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अभी हम इन तीनों की डेफिनेशन भी करते हैं। दूसरे हिस्से को हम कहेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। वेरी स्मॉल पार्ट, ये जो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट का छोटा सा हिस्सा है जिसमें मार्जिनल कॉस्ट तकरीबन फ्लैट रहती है, ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज, इस हिस्से को कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। यानी इस हिस्से में अगर आउटपुट फॉर एग्जांपल 280, 290, 300 या 310, ये जो स्मॉल सी रेंज है 280 से लेके 310, 20 तक की, इस रेंज में अगर आउटपुट लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट में कोई खास चेंज नहीं आता। आप 300 से 310 पे चले जाएं तो भी एडिशनल आउटपुट पे तकरीबन उतनी ही मार्जिनल कॉस्ट आएगी जितनी जो है वो इससे प्रीवियस थी। और तीसरा हिस्सा है फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जब रिटर्न डिमिनिश करता है तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। अब इन तीनों पॉइंट्स को पहले सेपरेटली डेफिनेशन समझें, फिर हम इसको ग्राफ की मदद से भी एक्सप्लेन करेंगे। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न, ये जो लॉ ऑफ रिटर्न की हमने 3 अजम्पशंस की हैं, ये आमतौर पे किस किस्म की इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या फर्म्स या प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं। एटलीस्ट वन फैक्टर इज इंडिविजिबल। कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर या मैकेनिज्म जिसमें कम से कम चारों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर ऐसा है जो इंडिविजिबल है, यानी प्लांट या मशीन ऐसी है कि आप उसको छोटे हिस्से में यूज नहीं कर सकते। बॉयलर है, अब फैक्ट्री 2 घंटे प्रोडक्शन करे या 10 घंटे प्रोडक्शन करे, बॉयलर का यूनिट चलना ही चलना है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे मशीन्स होती ही छोटी छोटी हैं, मसलन कॉल सेंटर्स हैं। अब कॉल सेंटर्स पे 25 कंप्यूटर लगे हुए हैं, अगर 5 वर्कर आएंगे तो 5 कंप्यूटर चलेंगे, अगर 25 वर्कर आएंगे तो 25 चलेंगे। तो कॉल सेंटर्स की मशीनरी में आमतौर पे इंडिविजिबल कैपिटल बहुत कम होता है, लेकिन फैक्ट्रीज, कारखाने और इस तरह के मैकेनिज्म में जो मेन प्लांट होता है वो चलना ही चलना है। तो एक फैक्टर कम से कम ऐसा है जो इंडिविजिबल है, जिसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके यूज नहीं कर सकते, वो फुल जो है वो यूनिट के तौर पे ही यूज होना है। नो चेंज इन फिक्स्ड फैक्टर, और ये जो इंडिविजिबल फैक्टर है आमतौर पे यही फिक्स्ड होगा और शॉर्ट रन में हमें पता है ये चेंज नहीं किया जा सकता।
एटलीस्ट वन फैक्टर इज डिविजिबल, चारों में से कोई ना कोई फैक्टर डिविजिबल भी है, और आमतौर पे लेबर और रॉ मटेरियल ही ऐसा फैक्टर होता है जो डिविजिबल है, यानी जब चाहे लेबर की तादाद बढ़ा लें, जब चाहे लेबर की तादाद कम कर लें, ये कंट्रोलेबल है, वेरिएबल है या डिविजिबल है। Then efficiency of all unit of variable factor is assumed as same. लेबर के जितने भी यूनिट हैं वो एफिशिएंसी के लिहाज से एक जैसे हैं, यानी ये जो हम कहेंगे ना कि लेबर की तादाद इंक्रीज करने से शुरू में मार्जिनल कॉस्ट कम हुई फिर इंक्रीज हुई, ये इस वजह से नहीं है कि लेबर का पहला यूनिट बहुत एफिशिएंट था दूसरा उतना एफिशिएंट नहीं है तो इस वजह से वो निकम्मा है आप कह लें, तो इस वजह से उसने पैदावारी खर्चात में इजाफा कर दिया। लेबर के यूनिट एक जैसे हैं। वी आर एज्यूमिंग कि लेबर की कैपेसिटी, उसकी वर्किंग स्किल के लिहाज से वो लेबर बिल्कुल, फर्ज करें आप कह रहे हैं जी एक फैक्ट्री है, वो जिस वर्कर ने भी 2 साल डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है किसी खास इंजीनियरिंग का, वो उनको हायर करते हैं, तो स्किल के लिहाज से आमतौर पे वो एक जैसे होते हैं। ओके, नो चेंज इन प्रोडक्शन मेथड और टेक्नोलॉजी। शॉर्ट रन है और शॉर्ट रन में हमें पता है टेक्निक या टेक्नोलॉजी या मशीन चेंज नहीं होती कि अब इससे बेटर मशीन आ गई है जी मार्केट में उसको रिप्लेस कर ले, तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन टेक्निक भी चेंज नहीं होगी, जिस तरीके से फर्म प्रोडक्शन करती आ रही है, जो मेन मेथड मशीनरी यूज हो रही है वही रहेगी। तो अगर ये 4-5 बातें किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री पे अप्लाई हो रही हैं तो उन तमाम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन यूनिट्स में आपको तीनों लॉज ऑफ रिटर्न नजर आएंगे। नंबर 1, पहला लॉ क्या है? This law states that every increase in variable factor will increase the marginal product and will reduce the marginal cost. जब भी प्रोड्यूसर लेबर में इजाफा करेगा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाएगा। एक सेकंड के लिए एक एडिशनल टेबल अंडरस्टैंड करें। एक्चुअली तो इस टेबल से ही लॉज ऑफ रिटर्न दुनिया की ज्यादातर बुक्स में एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में इस टेबल की हेल्प नहीं ली गई। हालांकि इस टेबल से समझना भी आसान है, एक्सप्लेन करना भी आसान है, तो खैर ये टेबल आगे चल के वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी यूज होना है, तो इसको जरा समझ लें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी प्रोड्यूसर लेबर का 1 यूनिट फिलहाल यूज कर रहा है और प्रोड्यूसर का टोटल आउटपुट या क्वांटिटी है 10 यूनिट। फर्म ने एक लेबर रखी हुई है और फर्म 10 यूनिट प्रोडक्ट के, फॉर एग्जांपल शू मेकिंग कंपनी है, एक लेबर आपने रखी हुई है और आप 10 शूज रोजाना प्रोड्यूस कर लेते हैं। ओके, पहले फेज में हम कहते हैं कि अगर फर्म 2 लेबर के यूनिट रखती है तो उसका आउटपुट 10 से इंक्रीज होकर 20 पे नहीं जाता, 10 से फॉर एग्जांपल 22 पे चला जाता है। जब फर्म तीसरा लेबर का यूनिट रखती है तो फर्म का आउटपुट 22 से 32 या 34 पे नहीं जाता, बल्कि एक्चुअली 36 या 38 पे चला जाता है। इसको हम कहते हैं एवरी इंक्रीज इन लेबर विल इंक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्ट। देखें जब लेबर 1 से 2 की गई तो कितना इजाफा हुआ टोटल आउटपुट में? 12 यूनिट का। जब लेबर 2 से 3 की गई तो कितना चेंज आया टोटल आउटपुट में? 14 यूनिट का। जब लेबर 3 से 4 की जाती है फॉर एग्जांपल तो आपकी प्रोडक्शन 42 यूनिट पे चली जाती है। अब कितना चेंज आया टोटल प्रोडक्ट में, टोटल प्रोडक्शन में? 16 यूनिट का। तो ये जो इजाफा है, देखें एक बात है टोटल क्वांटिटी और एक है इसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट क्वांटिटी को, और इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखिए शुरू में जब फर्म वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करती है तो आम तौर पे फर्म क्योंकि एफिशिएंट से एफिशिएंट होती जा रही है तो हर लेबर का अगला यूनिट जो है वो टोटल प्रोडक्शन में पहले से ज्यादा इजाफा करता है। दैट्स व्हाई इट इज। 1 मिनट बचे, ये पहले तीनों कॉन्सेप्ट कर लें फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं। तो इस हिस्से को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि वो हिस्सा कि जब फर्म पैदावार में इजाफा करना चाहे और इजाफा करने के लिए फर्म लेबर और रॉ मटेरियल इंक्रीज करे और लेबर और रॉ मटेरियल का इजाफा हर दफा उसके टोटल प्रोडक्शन में पहले से ज्यादा इजाफा करता है, या दूसरे लफ्जों में फर्म का मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता चला जाता है। That's why it is called increasing return. Then दूसरा हिस्सा है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। फिर आउटपुट लेवल बढ़ते बढ़ते ऐसे पॉइंट पे आ जाएगा जैसे अभी हमने एग्जांपल क्लोज की, हम उससे आगे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल प्रोडक्ट है, उसके आगे जो है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है।
फॉर एग्जाम्पल लेबर के चौथे यूनिट पे आपका टोटल प्रोडक्ट था 42, मार्जिनल प्रोडक्ट था 16। आप लेबर का 5वां यूनिट लगाते हैं, प्रोडक्शन तो बढ़नी है, साफ जाहिर है आपने लेबर बढ़ा दी, रॉ मटेरियल बढ़ा दिया, तो पैदावार भी बढ़ेगी, और पैदावार बढ़ के चली जाती है 58 पे। पहले आप 42 शूज रोजाना प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप 58 शूज रोजाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लेबर का 5वां यूनिट यूज करने से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया है, या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 5th लेबर वो भी 16 है। आप छठा लेबर का यूनिट लगाते हैं, आपकी टोटल प्रोडक्शन 58 से इंक्रीज होकर 74 शूज पर डे पे आ जाती है। अगेन छठे यूनिट पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, अगेन 16 है। तो किसी भी फर्म का पैदावार के लिहाज से वो हिस्सा कि जब फर्म रॉ मटेरियल और लेबर की तादाद में इजाफा करे और हर दफा उसको आउटपुट में इजाफा या मार्जिनल प्रोडक्ट उतना ही मिले जितना प्रीवियस था, यानी टोटल प्रोडक्शन में इजाफा एक खास कांस्टेंट स्पीड के साथ होता जा रहा है। ओके, दैट फेज इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न। This law states that every increase in variable factor will keep marginal product constant। लफ्ज समझ लें, मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट है, टोटल प्रोडक्ट नहीं। लेबर बढ़ेगी तो टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ता जा रहा है। टोटल प्रोडक्शन आपकी जो है वो 42 शूज से 58 पे, 58 से फॉर एग्जांपल 74 पे, तो लेबर बढ़ रही है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया है। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या कांस्टेंट कॉस्ट का फेज। फिर तीसरा हिस्सा है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जब फर्म इससे भी आगे लेबर हायर करती है, लेबर का 7वां यूनिट हायर करती है फॉर एग्जांपल, तो फर्म का टोटल प्रोडक्ट जो है वो 74 से फॉर एग्जांपल इंक्रीज होके, आपने लेबर 6 से 7 कर दिए हैं तो आउटपुट तो बढ़ेगा, तो टोटल प्रोडक्शन 74 से इंक्रीज होके फॉर एग्जांपल 86 पे आ जाती है। तो अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट देखेंगे तो ये सिर्फ 12 यूनिट है। आपने लेबर का 8वां यूनिट भी रख लिया, आपकी टोटल प्रोडक्शन 96 पे पहुंच गई, पैदावार अब भी बढ़ी है एक और लेबर लगाने से, लेकिन अब मार्जिनल प्रोडक्ट इस यूनिट का कितना है, 10। आपने लेबर का 9वां यूनिट रखा, आपकी पैदावार फॉर एग्जांपल चली गई 100 शूज पर डे पे, यानी कि इस लेबर के यूनिट की वजह से पैदावार में कितना इजाफा है, या मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, 4 शूज। ओके, ये जो हिस्सा है कि जब फर्म लेबर की तादाद इंक्रीज करे और लेबर के बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन में इजाफा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए, या इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एवरी इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर विल डिमिनिश और विल डिक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्ट, कि जब भी आप लेबर या वेरिएबल फैक्टर्स में इजाफा करेंगे तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट नहीं। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लेबर बढ़ाई है तो प्रोडक्शन कैसे कम हो गई। बच्चे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज है, इजाफे की रफ्तार है, सारी डिस्कशन उस पर हो रही है। तो दैट फेज इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, या कॉस्ट के लिहाज से हम उसे कहते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। यानी अब इस हिस्से में फर्म की मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप लेबर के हर यूनिट को वेज तो उतनी ही देंगे, लेकिन शुरू में लेबर का यूनिट पैदावार में तेजी से इजाफा कर रहा था, फिर कांस्टेंट इजाफा, और फिर इजाफा स्लो हो गया, तो लेबर का हर अगला यूनिट टेक्निकली आपको महंगा पड़ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न या इंक्रीजिंग कॉस्ट। ओके, अब ग्राफ हम इसमें कौन सा यूज करते हैं, या किस ग्राफ की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेम टेबल आमतौर पे यूज कर लिया जाता है। जहां तक आपकी मार्जिनल कॉस्ट आमतौर पे डिक्लाइन कर रही होती है, उस हिस्से को हम डिक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। जहां पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज, वो कांस्टेंट रिटर्न है। और जहां पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू कर देगी, देखिए आई लिखा हुआ है कॉस्ट के लिहाज से, इंक्रीजिंग कॉस्ट मीन डिक्रीजिंग रिटर्न। इसी तरह से ये जो डी लिखा हुआ है पहले फेज में, ये कॉस्ट के लिहाज से है, क्योंकि ये टेबल कॉस्ट का बना हुआ है। तो डिक्रीजिंग कॉस्ट का मतलब है कि फर्म का रिटर्न जो है वो इंक्रीजिंग फेज में है। ये ऑपोजिट है, रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट ऑपोजिट होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग कॉस्ट, फिर कांस्टेंट रिटर्न तो कांस्टेंट कॉस्ट, और जब रिटर्न डिक्रीज करेगा तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ओके, ग्राफ हम इसके लिए कौन सा यूज करते हैं, एग्जैक्टली हमारा सेम ग्राफ है जो अभी हमने लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व के लिए ड्रॉ किया था।
ऊपर हम टोटल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे हम मार्जिनल कॉस्ट की लाइंस। अगेन अगर वो आपको कोई टेबल कैलकुलेशन के लिए देता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, या वो कहता है जी स्केड्यूल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करें, तो आप बुक वाली एग्जांपल जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर वो आपको सिंपली कह देता है कि 3 लॉज ऑफ रिटर्न एक्सप्लेन कर दें, तो सिंपल टोटल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ करें, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट की ड्रॉ करें। जहां तक आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट थी, उस पॉइंट तक आपका जो रिटर्न होगा, या दूसरे लफ्जों में जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी, वो डिक्रीजिंग होगी। जिस हिस्से में आपकी टोटल कॉस्ट कांस्टेंट होती है उसको फिर हम कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी का फेज कहते हैं, या कांस्टेंट रिटर्न का। और ये वेरी स्मॉल फेज होता है आमतौर पे, यानी फर्म प्रोडक्शन के लिहाज से मैं जस्ट नीचे आउटपुट के अगर नंबर चेंज कर दूं, 10, 20, 30, 40 कर दूं, तो 30 आउटपुट लेवल से लेके 40 आउटपुट लेवल के दरमियान फर्म की कॉस्ट तकरीबन मार्जिनल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जब फर्म 40 आउटपुट से 50, 60, 70 आउटपुट की तरफ जाएगी, तो फिर फर्म की मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करेगी, जिसको रिटर्न के लिहाज से डिक्रीजिंग रिटर्न कहा जाता है। अब यहाँ पे बच्चे 2 पॉइंट्स क्लियर कर ले। एक पॉइंट हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में स्किप किया हुआ है, और एक इसी चैप्टर की डिस्कशन की शुरू में हमने स्किप किया था। आप प्रोड्यूसर हैं फॉर एग्जांपल, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 10% या 20% इंक्रीज हो गई है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहती है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हुई है तो सप्लाई भी बढ़ेगी। लॉ ऑफ सप्लाई तो यही है। हमने कहा है कि प्राइस का चेंज, फॉर एग्जांपल पर्पस, चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल 10% है। यानी आप फॉर एग्जांपल अपना प्रोडक्ट पहले 500 रुपए का बेचते थे, अब मार्केट से आपको 550 रुपए मिल जाएंगे, 10% चेंज है प्राइस में। अब इसकी वजह से आपने सप्लाई इंक्रीज करनी है। अगर तो आप सप्लाई भी 10% ही चेंज कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं जी यूनिट इलास्टिक। अगर आप सप्लाई सिर्फ 2-3% इंक्रीज करते हैं तो कंपैरेटिवली आपने कम रिस्पॉन्ड किया है, इसको हम कहते हैं लेस इलास्टिक। और अगर आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई 15, 20, 25% इंक्रीज कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं मोर इलास्टिक। ये सारे कंपैरिजन हम प्राइस के साथ कर रहे हैं ना। प्राइस के मुकाबले में कम रिस्पॉन्ड किया तो लेस इलास्टिक, प्राइस के मुकाबले में इक्वल रिस्पॉन्ड किया तो यूनिट इलास्टिक, प्राइस से ज्यादा रिस्पॉन्ड किया तो दैट इज कॉल्ड मोर इलास्टिक। अच्छा, अब इन कॉन्सेप्ट्स को सामने रखते हुए कि आपकी फर्म इस जब प्राइस चेंज हुई है 10% प्राइस बढ़ी है, तो हो सकता है आपकी फर्म जो है वो पहले फेज में प्रोडक्शन ले रही हो, अभी हो सकता है आप दूसरे फेज में हो सकता है आप तीसरे फेज में हो। तो आपके ख्याल में अगर मार्केट में 10% प्राइस इंक्रीज हुई है तो प्रोड्यूसर लेस इलास्टिकली रिस्पॉन्ड करेगा, मोर इलास्टिकली रिस्पॉन्ड करेगा, या कांस्टेंट इलास्टिसिटी के लिहाज से यूनिट इलास्टिक रिस्पॉन्स देगा? ये रिस्पॉन्स डिपेंड करता है फर्म के रिटर्न टू स्केल पे। आपके ख्याल में अगर फर्म इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के हिस्से में है कि फर्म पैदावार बढ़ाएगी तो फर्म का आउटपुट तेजी से बढ़ेगा, तो आपके ख्याल में इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के फेज में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर इलास्टिक होगी, लेस इलास्टिक होगी, या यूनिट इलास्टिक होगी? एनी वन ऑफ यू? अगर मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस 10% बढ़ती है तो प्रोड्यूसर सप्लाई को कितना चेंज करेगा? लेस इलास्टिक बिहेवियर होगा, यूनिट होगा, या मोर होगा? इसको रिटर्न से लिंक करके, जी साइमा क्या आंसर है? सर मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक, क्योंकि इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब है कि फर्म को, प्रोड्यूसर को 2 फायदे नजर आ रहे हैं। मार्केट में तो 10 रुपए प्राइस इंक्रीज हुई है, उसने तो इनकरेज ही किया है कि सप्लाई बढ़ाएं। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से उसे फायदा नजर आ रहा है कि अगर वो इस हिस्से में लेबर और रॉ मटेरियल बढ़ा दे तो उसकी पैदावार में तो बहुत ही ज्यादा तेजी से इजाफा होगा, यानी लेबर का अगला यूनिट लगाना उसे मजीद फायदा देगा। तो वेल एंड गुड, वो दोनों फायदों को देखते हुए आउटपुट लेवल तेजी से इंक्रीज कर लेता है। लेकिन अगर फर्म फिलहाल कांस्टेंट रिटर्न के फेज में है तो शायद फर्म यूनिट इलास्टिकली रिस्पॉन्ड करे, और अगर फर्म डिक्रीजिंग रिटर्न के फेज में आ जाती है, जिसको हमने इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट का फेज कहा है, मार्केट में प्राइस 10% बढ़ी है, आप सिर्फ सप्लाई 2% बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फर्म का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब वो पैदावार बढ़ाती है तो लेबर का हर अगला यूनिट उसे कम प्रोडक्शन देता है, तो इस हिस्से में तो फर्म की मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है।
तो फर्म शायद इलास्टिसिटी को उतना प्राइस को उतना रिस्पॉन्ड ना कर सके या लेस इलास्टिक बिहेवियर शो करे। तो दिस इज व्हाट वी एक्सप्लेन्ड देयर कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिपेंडेंस इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न या डिक्रीजिंग रिटर्न पर भी है। आमतौर पे इंक्रीजिंग रिटर्न के फेज में मोर इलास्टिक बिहेवियर होता है प्रोड्यूसर का, कांस्टेंट रिटर्न में नियर टू यूनिट इलास्टिक होता है, और डिक्रीजिंग रिटर्न में जो है वो फिर ऑब्वियसली जो है वो लेस इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। हालांकि तीनों सिचुएशन में प्राइस हम एक जैसी ले रहे हैं कि 10% ही इजाफा हुआ है। जी, अब बच्चे आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें। एनी क्वेश्चन, कोई भी इसमें डाउट या इशू किसी किस्म का? ओके जी, उस्मान आपका क्या क्वेश्चन है? ये सर ये पहली 2 assumption करवा दें। पहली 2 assumptions क्या है, रीड करें जरा। At least one factor is indivisible and underutilized, that is capital UE। हाँ, एक मशीन मसलन एक देखें फॉर एग्जांपल बॉयलर है या कोई भी ऐसा कि हर इंडस्ट्री में मुख्तलिफ यूनिट होते हैं प्रोडक्शन के मशीनें। फर्ज करें एक बॉयलर है, उसकी कैपेसिटी है कि वो रोजाना 100 किलो जो केमिकल है वो बॉयल कर सकता है, 100 kg। अब फर्म अगर फिलहाल टोटल प्रोडक्शन ही 5-10 kg कर रही है, तो अब फर्म के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि बॉयलर तो उसे चलाना पड़ेगा, वो नॉन डिविजिबल है ना, वो ये नहीं कर सकता कि हमने आज 5 किलो प्रोडक्शन करनी है तो हम बॉयलर का एक छोटा सा हिस्सा यूज कर लें, बाकी बॉयलर एनर्जी ना। बॉयलर के लिए तो जो एनर्जी गर्म होने के लिए चाहिए, उसको हीट अप करने के लिए, वो तो उतनी ही कंज्यूम होगी। यानी एक फैक्टर ऐसा है कि जो चलना ही चलना है, एक मशीनरी ऐसी है कि जिसने यूटिलाइज पूरे के पूरे नहीं इस्तेमाल होना है। अब उसे हम अंडर यूटिलाइज क्यों कह रहे हैं? उसकी फुल कैपेसिटी है 100 kg पर डे, फिलहाल हम सिर्फ 10, 15, 20 kg उस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एनर्जी के लिहाज से हम इनएफिशिएंट हैं। उस बॉयलर के लिए एनर्जी उतनी लग जाती है जितनी 100 किलो पे लगनी थी, और प्रोडक्ट हम उससे बेनिफिट सिर्फ हम 10-15 kg का ले रहे हैं। अब ये एग्जांपल सिर्फ उन इंडस्ट्रीज पे फिट हो रही है जहां पे ऐसा मेन प्लांट या मशीनरी होती है कि प्रोडक्शन कम करें ज्यादा करें, वो मेन प्लांट जरूर चलेगा, वो इंडिविजिबल है। छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आप ये नहीं कर सकते कि आज प्रोडक्शन कम है तो आज हम यूज भी कम कर लेते हैं, ठीक है ना, इंडिविजिबल। जी, दूसरी रीड करें, क्या है? No change in fixed factors of production। और यही जो फैक्टर है इसको ही हम फिक्स लेते हैं कि ये मशीन शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगी, ना आप इसकी तादाद बढ़ा सकते हैं ना आप इसकी तादाद कम कर सकते हैं। ये इंडिविजिबल फैक्टर ही आमतौर पे फिक्स्ड फैक्टर होता है। थैंक यू जी, हामिद आपका क्या क्वेश्चन है? सर जी इसी एक्सप्लेनेशन में लास्ट में लिखा हुआ है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द 4th minute after which is decline। long run average cost continue to fall until long run marginal cost is equal to long run average cost। सर ये इक्वल कब होंगे? नहीं, ये आप ना एक तो पहले तो ये रिप्लेस कर लें कि ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन से एक्सप्लेन करना है, ये जो है करेक्शन कर लें आप, यहाँ पे वर्डिंग शॉर्ट रन जो है वो यूज करें। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि जहां पर शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, मसलन ये शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जहां पर शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्रॉस करती है एवरेज कॉस्ट को, एमसी की लाइन जहां पर एसी को क्रॉस करती है, इस पॉइंट पर हमें नजर आता है कि एमसी और एसी आर इक्वल। अगर उससे हम पीछे देखें तो एसी भी डिक्लाइन कर रही है, एमसी डिक्लाइन करके राइज होना भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी एवरेज कॉस्ट के इक्वल नहीं आई। तो जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कट्स द एवरेज कॉस्ट या क्रॉसेस द एवरेज कॉस्ट, एट दैट पॉइंट एमसी एंड एसी आर इक्वल। तो ये सर जी फिर यहाँ एक सेकेंड जी आगे एंड दिस आल्सो पॉइंट वेयर लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट एट इट्स मिनिमम, फिर यहाँ में भी शॉर्ट रन आएगा ना? हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट ही शॉर्ट रन का ना। ये बच्चे बाकी भी करेक्शन कर लें, जो 3 लॉज ऑफ रिटर्न है और जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये दोनों शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन में ये डिस्कशन नहीं होगी। ओके जी, देन अच्छा ये बच्चे एक छोटा सी वेरिएशन मैं आपको शो करने जा रहा हूं। वैसे तो जो आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये कॉन्सेप्ट उसी से पूछा जाता है, लेकिन एक दफा पास्ट पेपर्स में, आई थिंक 2 अटेम्प्ट्स पहले का या 3 अटेम्प्ट्स पहले का है, उसने सेम क्वेश्चन दे दिया 3 लॉज ऑफ रिटर्न का, और साथ उसने कह दिया कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की बजाय इसे वेरिएबल कॉस्ट से एक्सप्लेन कर दें।
अब देखिए एक छोटा सा फर्क है सिर्फ, और कोई फर्क नहीं है। टोटल कॉस्ट की लाइन हमने 60 से शुरू की जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट थी, और शुरू का हिस्सा इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, दूसरा हिस्सा हमने कहा इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। इस टोटल कॉस्ट से हमने एक्सप्लेन किया कि फॉर एग्जांपल हमारा जो है ये फर्स्ट फेज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, दूसरा फेज कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी, तीसरा फेज जो है वो डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल यही बात जो है आप वेरिएबल कॉस्ट से भी कर सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट की लाइन जीरो से शुरू होगी, वेरिएबल कॉस्ट में क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं होती। बाकी एक्सप्लेनेशन वही है, क्योंकि शेप तो दोनों की एक जैसी है ना, वेरिएबल कॉस्ट हो या टोटल कॉस्ट हो, दोनों ही इसी तरह बिहेव करती हैं कि शुरू में इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग कॉस्ट, फिर कांस्टेंट फेज आएगा और फिर इंक्रीजिंग फेज आएगा। तो एक दफा उसने वेरिएबल कॉस्ट कह दिया था, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि जी वेरिएबल कॉस्ट से तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। हालांकि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की क्योंकि शेप सेम है तो इसलिए उसको भी बिल्कुल इसी तरह से आप 3 हिस्सों में डिवाइड करके, सिर्फ फर्क ये आएगा कि टोटल कॉस्ट ने शुरू होना होता है फिक्स्ड कॉस्ट वाले पॉइंट से, क्योंकि टोटल कॉस्ट फिक्स प्लस वेरिएबल से बनती है, और वेरिएबल कॉस्ट ने हमेशा जीरो से शुरू होना होता है, क्योंकि जीरो आउटपुट पे वेरिएबल तो जीरो होगी। तो इसलिए बस इतना सा फर्क है, बाकी फेज में एक्सप्लेनेशन में जो है वो कोई फर्क नहीं आता। अच्छा, एक बात ये क्लियर कर लें, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्राफ बनाते हुए आपने बच्चे अपने जहन में रखना है। आम तौर पे बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 2 ग्राफ बना रहा हूं, एक ग्राफ मैं फॉर एग्जांपल बना रहा हूं ये, और एक ग्राफ मैं बना रहा हूं फॉर एग्जांपल यहीं से शुरू कर रहा हूं, यहीं से शुरू कर रहा हूं, लेकिन और ये। अब देखिए इन दोनों ग्राफ्स में एक बहुत बड़ी गलती है, दोनों में नहीं सॉरी एक लाइन में, ये भी फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट ही है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों शुरू भी जीरो से हो रहे हैं, इसलिए आज से कोई गलती नहीं है। गलती क्या है, नीचे वाली वेरिएबल कॉस्ट की अगर आप लाइन देखें तो ये हिस्सा जो नजर आ रहा है ये बिल्कुल हॉरिजेंटल है। अक्सर स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होता है कि इस हिस्से में कांस्टेंट कॉस्ट शो करनी है, तो वो ड्रॉ करते हुए इस हिस्से को बिल्कुल हॉरिजेंटल शो कर जाते हैं। हालांकि हॉरिजेंटल का मतलब है कि आपका आउटपुट लेवल 3 से 4, 4 से 5 पे जा रहा है, लेकिन आपकी कॉस्ट में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं हो रहा। तो ये कौन सी इंडस्ट्री है कि आप आउटपुट बढ़ाएं और वेरिएबल कॉस्ट में, एवरेज में तो आप कह सकते हैं कि ऑन एवरेज कल भी प्रोडक्ट 15,000 का बन रहा था, आज भी 15 का बन रहा है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट में तो इंक्रीज होना ही होना था ना। यानी कि आपने मोर आउटपुट प्रोड्यूस किया है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होनी चाहिए। और ये जो ऊपर वाला ग्राफ है इसमें देखें, जो हमने कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी वाला फेज शो किया हुआ है, इस ऊपर वाले ग्राफ में ये हॉरिजेंटल नहीं है, ये बिल्कुल सीधी लाइन की तरह हमें नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट, यानी इस हिस्से में मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होगी, टोटल कॉस्ट में इजाफा एक खास फिक्स रफ्तार इजाफा होता रहना है। तो इसलिए ये बच्चे आपने चीज जहन में रखनी है कि ये जो कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी वाला फेज होता है इसमें वेरिएबल कॉस्ट की लाइन हो या टोटल कॉस्ट की लाइन हो, ये कभी भी हॉरिजेंटल नहीं करनी है। अक्सर स्टूडेंट ड्रॉ करते हैं जी, वो यूं करके बस यूं ड्रॉ कर देते हैं, ठीक बन गया जी, ये हिस्सा भी ठीक नजर आ रहा है डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट वाला, ये हिस्सा भी ठीक है इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट वाला, लेकिन ये दरमियान वाला हिस्सा उन्होंने गलत कर दिया है, क्योंकि इसमें तो उसने मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल हॉरिजेंटल कर दिया है, यानी उसने फिक्स कर दिया जी 130 पे फॉर एग्जांपल, यानी आप आउटपुट लेवल 3 से 4 पे ले जाएं, 4 से 5 पे ले जाएं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट ने 1,30,000 1,30,000, ये कैसे हो सकता है कि आप पैदावार बढ़ा रहे हैं और आपकी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ने तो 1,30,000 पे फिक्स नहीं रहना, उसने तो बढ़ना ही बढ़ना है। ऑन एवरेज फिक्सेशन हो सकती है तो वो कांस्टेंट के लिहाज से होती है। ये जरा करेक्शन आपको करवानी थी, ये अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलत ड्रॉ कर जाते हैं। तो आपका जो है वो वेरिएबल कॉस्ट से भी सेम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या कांस्टेंट लॉ ऑफ रिटर्न, और तीसरा फिर हमारे पास है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल या दूसरे लफ्जों में इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। ओके जी, देन आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो डिस्कशन करेंगे। जी बासित, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मेरा नेटवर्क पे कनेक्शन एरर आई जा रहा था बार बार, तो इसलिए प्लीज कल के लेक्चर और आज का लेक्चर अपलोड करवा दें। ये ठीक है, मैं कह देता हूँ अलीम को या क्यूम को, बच्चे आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, हामिद आपका क्या क्वेश्चन है? सर इसका मतलब ये बुक पे फिर ग्राफ गलत बना हुआ है। यहाँ पे उन्होंने क्या है, एक्सप्लेनिंग अलोंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे तो ये 50 से स्टार्ट कर रहा है लाइन। लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट, नहीं ये लाइन अलोंग पढ़े जरा अलोंग क्या है। अलोंग सर, एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनेशन अलोंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आगे सर आगे। इसकी लाइन जो है वो 50 से स्टार्ट हो रही है। नहीं मुझे अब पूरा सेंटेंस पढ़े ना, अब ये क्या लिखा हुआ है। सर जी ग्राफ के ऊपर ना अच्छा ग्रीन अच्छा, से ना ग्राफ ये की हेडिंग heading- लिखी हुई है। जी जी, नहीं वो करेक्ट कर लें बच्चे, बिल्कुल सही है। ये ग्राफ में जीरो से अगर, स्टार्ट होगी। हाँ वेरिएबल कॉस्ट जीरो से होगी, टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट है। आप सिंपली पहला ग्राफ देख लेना जो चैप्टर का फर्स्ट ग्राफ है, जी सर, उसमें आपको उसी से क्लियर हो देख के जाएगा। मैथ की है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये कर लें करेक्शन। ठीक है ठीक है, ओके जी, देन आज के लिए सफिशिएंट है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास जो है वो अब ईद के लिए होगी, ईद के बाद होगी। तो बच्चे अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करें। और दूसरे इम्पोर्टेंटली आपने चैप्टर नंबर 4 जो है वो ईद के बाद आपने जो है वो फौरी तौर पे तैयार कर लेना है। मैक्सिमम हम एक आध दिन के गैप से, इंशाल्लाह मंडे को आपकी क्लास होगी ईद के बाद, तो ट्यूसडे या वेंसडे को हम उसका टेस्ट रख लेंगे। क्योंकि फिर अगले 5-6 दिन में हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाना है उसी वीक में, तो ताकि नेक्स्ट मंडे को जो है उसका भी टेस्ट हो सके। तो इसलिए अच्छे तरीके से चौथे चैप्टर की जो है वो तैयारी कीजिएगा। ओके जी, आज के लिए अल्लाह।